नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी कहने का मतलब एक ही है, आप TGT आर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं और 148 पदों पे भर्ती है, उसे आप फतेह करना चाहते हैं। नवरात्रि चल रहा है, बहुत सारे लोग व्रत भी होंगे और व्रत उपासना का जो है माध्यम माना जाता है। तो आप उपासना कर रहे हैं, देवी की आराधना कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपको कुछ नई शक्तियाँ देखने को मिली होंगी, कुछ नया विचार देखने को मिला होगा, कुछ नई इच्छाएं आई होंगी। तो उन्हीं इच्छाओं से दृढ़ संकल्पित हो जाइए और 148 फतेह करने के लिए अब से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। आज है 29 मार्च और आज की इस क्लास में हम लोग 3 महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला नाम क्षितिज मजूमदार होगा, मुर्शिदाबाद ज़िले में जिनका जन्म होता है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम हम लोग शैलेंद्र डे के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म प्रयागराज में इलाहाबाद में होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण नाम हम लोग DP राय चौधरी को पढ़ेंगे, जिनका जन्म बांग्लादेश में होता है। तो इन तीनों के बारे में जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठाएंगे, नोट डाउन करेंगे। 10 जनवरी वाला बैच है, उसमें आपको ये क्लासेस मिल रही हैं। सबसे पहले बात क्षितिज मजूमदार की, तो 1891 में जन्म और 1975 में इन्होंने अंतिम सांस ली है। क्षितिज मजूमदार का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो 31 जुलाई 1891 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के निमतीता के पास जो है जगताई गांव में इनका जन्म हुआ है। अभी लेटेस्ट में आपने इन्हें पूरा पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है। क्षितिज मजूमदार ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अगर शिक्षा की बात हो, खूब पूछा जाता है कलाकार शिक्षित कहाँ हुए हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता से ही ये शिक्षा भी प्राप्त किए हैं। जब जन्म उनका बंगाल में हुआ तो शिक्षा भी बंगाल से हो गई। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। 4-5 नाम दिए गए होंगे, उसमें से एक नाम जो है क्षितिज मजूमदार का है। क्षितिज मजूमदार के कला गुरु कौन होते हैं? आवनी बाबू होते हैं। और ये बंगाल स्कूल या फिर बंगाल शैली के जन्मदाता कौन होते हैं? तो बंगाल शैली कहो, चाहे आप ठाकुर शैली कहो, चाहे आप ठाकुर शैली कहो, उसके भी जन्मदाता आवनी बाबू होते हैं, जो क्षितिज बाबू के गुरुजी हैं। अब क्षितिज बाबू की एक बहुत अच्छी रचना है जो प्रभुदास अंतिम अवस्था में लेटे हुए हैं, उसका दृश्य उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। वास चित्रण है, तो ये आपका दृश्य है, आप देख लीजिए। प्रभु हरिदास हैं, ये हैं हरिदास, अपनी अंतिम अवस्था में लेटे हुए हैं। इस बगल में इनके दृश्य हैं, इस बगल में हैं, इस बगल में भी इनके शिष्य बैठे हुए हैं। तो कागज़ पर वास चित्रण से बनाया गया है और क्षितिज मजूमदार की रचना है। बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, आपको याद रखना है। आपके समसामयिक कलाकारों में पूछा क्या जाता है? तो पूछा यही जाता है मित्रों, पूछा जाता है कलाकार की रचना कौन सी है। रचना के साथ साथ कुछ लोगों का पूछ लिया जाता है कि जन्म कब हुआ, कुछ लोगों की शिक्षा पूछ ली जाती है, शिक्षा के बारे में, और कुछ लोगों की अच्छी क्या पेंटिंग या कोई सीरीज़ बनाए हों वो, या फिर कोई फिल्म बना दिए हों वो, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस पे आपको काम करना होता है। जैसे क्षितिज बाबू की सबसे अच्छी रचना मानी जाती है प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। आगे बात करें क्षितिज मजूमदार के कलागुरु कौन रहे हैं? अभी जस्ट हमने बताया आवनी बाबू रहे हैं। 1912 से 30 ईस्वी तक क्षितिज मजूमदार कहाँ पर प्राध्यापक यानी अध्यापक के रूप में कार्य किए? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट होती है, संस्था का नाम है, कोलकाता में स्थित है। वहाँ पर इन्होंने 18 साल लगातार जो है एज अ टीचर के रूप में कार्य किया। ठीक है, आगे बात करें, कहा गया क्षितिज मजूमदार 1942 से लेकर के 1964 तक किस विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष रहे? मित्रों, कला विभाग के अध्यक्ष रहे हैं प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज के। कौन रहा अध्यक्ष? तो ये आपके क्षितिज मजूमदार जी रहे हैं। क्षितिज मजूमदार जी कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि किस चित्रकार ने बिहार के लिए एक ड्रामा समूह बनाया जिसका नाम होता है यात्रा दल? तो यात्रा के दल को जो है सजाने का काम या सज्जा करने का काम किसका रहा है? तो नाम होता है क्षितिज मजूमदार का।
और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है मित्रों कि क्षितिन मजूमदार ने श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण कहाँ से लिया। तो कृष्ण लीला का गायन इन्होंने बहुत अच्छे से किया है और नवद्वीप ब्रजवासी से उन्होंने कृष्ण लीला के गायन का शिक्षण प्राप्त किया। तो कृष्ण लीला के गायन के लिए इनके गुरुजी कौन बनते हैं, नवद्वीप ब्रजवासी जी बनते हैं, याद रखना है, नवद्वीप ब्रजवासी। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि प्रयागराज विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना जो है वो कब होती है। तो 1 सितंबर 1942 को होती है। क्षितिनाथ मजूमदार इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं और 42 को लेकर के ये 64 तक रहते हैं इसके अध्यक्ष, याद रखना है, 64 तक। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कला अध्यापक थे। मित्रों अगर किस विश्वविद्यालय की बात हो तो प्रयागराज विश्वविद्यालय इलाहाबाद लगाइएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अब नाम प्रयागराज हो गया है, बाबा की सरकार है, तो आपको जो है उसी के अनुसार आंसर्स देना है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है क्षितिनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी जाती है। संज्ञा की अगर बात हो तो जल रंग में इन्होंने ज़्यादा चित्रण बनाए हैं, चाहे आप प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था देखें, वो भी कागज़ पे वास चित्रण में बनाया गया। वास मतलब जल ही होता है, वास मतलब धुलाई। कोई भी चित्र आप बनाओ, कितनी बार धुलाई की जाती है, तो अपनी आवश्यकता अनुसार आप धुलाई करते हैं, तो वही जो है इनका जो माध्यम रहा है वो वास रहा है। और आगे बात करते हैं, कहा जाता है चैतन्य का गृह त्याग। चैतन्य का जो गृह त्याग है बहुत अच्छी रचना है इनकी, किस चित्रकार ने बनाया, तो नाम क्षितिनाथ मजूमदार का आता है। क्षितिनाथ मजूमदार ने चैतन्य के गृह त्याग को बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया। और आगे कहा जाता है क्षितिनाथ मजूमदार को कहा क्या जाता है, तो संत चित्रकार के रूप में ये ख्याति प्राप्त है, संत चित्रकार। क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रभु हरिदास को अंतिम अवस्था में दर्शाने का प्रयास किया और जो है उसी के कारण ये थोड़ा सा फेमस होते हैं संत चित्रकार के रूप में। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि बंगाल शैली। बंगाल शैली वही जो अवनी बाबू इस्टेब्लिश करते हैं। उसके चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपनी चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे। तो राधा और कृष्ण के चित्रों को सबसे अच्छे से बनाने का जो कारनामा रहा है वो क्षितिनाथ मजूमदार का रहा है। आपने ये भी देखा कि कृष्ण लीला का गायन किससे सीखा था, तो क्षितिनाथ मजूमदार ने नवद्वीप ब्रजवासी जी से जो है कृष्ण लीला के गायन को भी सीखा था। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार कौन है। राधा और कृष्ण के ही चित्रों को चित्रित करने का काम किसका रहा है, क्षितिनाथ मजूमदार का रहा है। ऐसे नहीं इन्हें संत चित्रकार कहा जाता है, बहुत सारी रचनाएं इनकी ऐसी हैं जिसके कारण इन्हें संत चित्रकार की उपमा मिल गई है। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में है, ऐसा चित्र किसका है। तो ऐसे चित्रों के लिए क्षितिनाथ मजूमदार जाने जाते हैं, क्षितेंद्र बाबा जाने जाते हैं। और आगे बात करते हैं, क्षितिनाथ मजूमदार का पहला चित्र जो है एक अंग्रेज ने खरीदा। कौन सा चित्र था, बालक ध्रुव का चित्र था, 80 रुपये में बिका था, 80 रुपये में। खूब क्वेश्चंस पूछा जाता है कितने रुपए में बिका, किसका चित्र है ध्रुव, तो आपको याद रखना होगा कि क्षितिनाथ मजूमदार का चित्र है ध्रुव, बालक ध्रुव। अगला पॉइंट आता है कि इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरि केशव घोष के विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद चित्रावली किसने तैयार की। गीत गोविंद चित्रावली जो है इसको तैयार करने का काम होता है क्षितिनाथ मजूमदार का, यानी मजूमदार। तो क्षितिनाथ मजूमदार ने गीत गोविंद चित्रावली को भी बनाया है। अब ये तो बात क्षितिनाथ मजूमदार की हो गई। 75 में इनकी मृत्यु होती है, 81 में इनका जन्म होता है। क्षितेंद्र के बाद हमने कहा था शैलेंद्रनाथ डे को पढ़ेंगे। 1890 से 1971 का इनका क्रम होता है। शैलेंद्रनाथ डे का जो जन्म कहाँ पे हुआ, तो आप जानते हैं 1890 में इनका जन्म इलाहाबाद के दारागंज में हो जाता है। शैलेंद्रनाथ डे ने कला शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में उन्नीनाथ ठाकुर के सानिध्य में प्राप्त की। और अब बात ये करते हैं, आगे आता है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी। तो भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तकें खूब ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, बहुत सारे कलाकार सेम नाम की पुस्तकें लिख दी हैं, लेकिन अब दिक्कत होती है ये पुस्तक इनकी इम्पोर्टेंट है, तो शैलेंद्रनाथ डे के नाम से याद रखना कि भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक किसकी है, शैलेंद्रनाथ डे की है। मेघदूत चित्र श्रृंखला किसकी है मित्रों, ये खूब पूछा जाता है, तो आपको शैलेंद्रनाथ डे का नाम याद रखना होगा। शैलेंद्रनाथ डे वही हैं जिनका जन्म प्रयागराज के दारागंज में होता है। बहुत सारे बच्चे दारागंज से होंगे, रह रहे होंगे, कोई कमरा लेके रह रहा होगा, किसी का अस्थायी निवास होगा और वहाँ से बैठ के तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके बीच के ही एक अच्छे कलाकार शैलेंद्रनाथ डे भी रहे। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है
राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार कौन रहे? तो राजस्थानी पुनर्जागरण के जो अग्रणी कलाकारों के रूप में शुमार रहे हैं उसमें जो है सबसे खास नाम आता है शैलेंद्रनाथ डे का। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है शैलेंद्रनाथ डे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला शिक्षक के रूप में कब नियुक्त हुए? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में एज अ टीचर, आर्ट टीचर 1924 में नियुक्ति पाते हैं। कौन? शैलेंद्रनाथ डे जी। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में शैलेंद्रनाथ डे ने कौन से विख्यात चित्र के शिष्य भी इनके बनते हैं? तो विश्वविख्यात चित्र हों, अच्छे चित्रकार हों, जिसमें आप देखेंगे पद्मश्री से नवाजे गए हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, वो भी शैलेंद्र बाबू के शिष्य हैं। देवकी नंदन शर्मा जी हों, ये भी शैलेंद्र बाबू के शिष्य हैं। उसके साथ शंभुनाथ मिश्रा का भी नाम आप याद रखना, ये भी किसके हैं? तो ये जो है शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य हैं। और शैलेंद्रनाथ डे खुद किसके शिष्य हैं? तो वो अवनी बाबू के शिष्य हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। शैलेंद्रनाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण, पत्र कलम का जो प्रशिक्षण है वो किससे प्राप्त किया? तो पत्र कलम इन्हें ईश्वरी प्रसाद ने सिखाया है। ईश्वरी प्रसाद याद रखना नाम, हो सकता पूछ ले आपसे। और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है शैलेंद्रनाथ डे के प्रसिद्ध चित्र कौन है? तो सबसे पहला तो इनका मेघदूत श्रृंखला आपको याद रखना होगा। दूसरा यशोदा और बालक कृष्ण भी आपको याद रखना होगा। तीसरी रचना यक्ष पत्नी, चौथी रचना बनवासी यज्ञ, और पांचवी रचना चलते फिरते भाव मुद्रा है। छठवीं रचना नृत्य भंगिमाएँ हैं। सातवीं रचना कौशल्या से आज्ञा लेते राम है। और जो आठवीं रचना है गरुड़ासीन अष्टभुज विष्णु है। ये किसकी रचनाएं हैं? शैलेंद्रनाथ डे की सभी अच्छी रचनाएं हैं। वही शैलेंद्रनाथ डे जिनका जन्म प्रयागराज तारागंज में 1890 में होता है, जिनकी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता से होती है अवनी बाबू के निर्देशन में, जिनकी एक पुस्तक भी है भारतीय चित्रकला पद्धति, उन्हीं के द्वारा ये सारी पुस्तकें मेंटेन की गई। उसके साथ एक पुस्तक मेंटेन की गई भारतीय चित्रकला पद्धति, और उन्हीं के द्वारा जो है ये सारे चित्र भी बनाए गए। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। आगे बात करें, डीपी राय चौधरी का नाम आएगा, प्रख्यात मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी। चौधरी जी का जो संबंध रहा है 1899 से 1975 तक रहा है। डीपी राय चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 15 जून 1899 ईस्वी को अविभाजित बंगाल के रंगपुर जिले में, जो वर्तमान में आज की डेट में बांग्लादेश में है, वहीं पर तेजहाट में जो है डीपी राय चौधरी का जन्म हुआ है। एक बहुत अच्छी रचना है शहीद स्मृति, ये ब्रांज मूर्ति है। शहीद स्मृति देख लीजिए, ये है शहीद स्मृति। देखिए ये फांसी ऊपर लग रहा है, यहाँ पे शहीद हो रहा है। ऐसी मूर्ति ब्रांज माध्यम में किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने बनाई। वर्तमान में ये शहीद मूर्ति आप कहाँ पा सकते हैं? पटना संग्रहालय जाइएगा, पटना बिहार में ये मिल जाएगी। 15 अगस्त 1947 को स्थापित की गई। डीपी राय चौधरी का विवाह हुआ था, डाली से हुआ था। और बात करते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी ने किस बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी? तो बंगाली चित्रकार का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर होगा, जिन्होंने बंगाल शैली को ही एस्टेब्लिश कर दिया है। डीपी राय चौधरी ने मूर्तिकला का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? अगर मूर्तिकला सीखने की बात होगी तो हिरणमय राय चौधरी नाम आएंगे। इसमें से कौन मूर्तिकार है? 4 नाम देते हैं, तो उसमें से प्रसिद्धि जो है देवी प्रसाद राय चौधरी को मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा है, यानी हिरणमय राय चौधरी ने इनके ऊपर ज़्यादा बढ़िया से छाप छोड़ा, इसलिए मूर्तिकला के रूप में ज़्यादा बढ़िया से फेमस हुए। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति जो ब्रांज माध्यम है उसका निर्माण पटना में किया? तो अभी आपने मूर्ति ही देख ली है, डीपी राय चौधरी ने बनाई है। आगे बात करते हैं, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति बहुत पूछा जाता है, इस पर ट्रिपल स्टार लगाना मित्रों, बहुत बार छपा है। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी का नाम बहुत ईमानदारी के साथ लिया जाता है। जैसे आपने जो है क्षितिजनाथ मजूमदार का नाम देखा था, क्षितिजनाथ मजूमदार का बालक ध्रुव बहुत फेमस है, उसके साथ हरिदास अंतिम अवस्था में बहुत फेमस है। ऐसे शैलेंद्रनाथ डे का सबसे फेमस जो है वो मेघदूत चित्र श्रृंखला है। ठीक है, मेघदूत चित्र श्रृंखला, यक्ष पत्नी भी बहुत फेमस है। ऐसे जो है इनका सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रम्प ऑफ लेबर, ट्रम्प ऑफ लेबर हो, शहीद स्मृति हो, और ये सारी रचनाएं जो है बहुत अच्छी रचनाएं। आगे बात करते हैं, ट्रम्प ऑफ लेबर जिसे श्रम का विजय कहा जाता है, इस मूर्ति को 1954 में कांस्य और सीमेंट के संयोजन से मूल रूप से देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ निर्मित किया? तो ये मीरान समुद्र तट पे बनाए थे और चेन्नई में जो है ये आपको मिल जाएगी। श्रम का विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर जो है डीपी राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला की संरचना है जो क्या दर्शाती है? तो ये राज्य मिस्त्रियों का एक ऐसा समूह जो पत्थरों के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। राजमिस्त्री यानी जो घर बनाते हैं वो लोग एक बड़े पत्थर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वही आपका है ये ट्रम्प ऑफ लेबर यानी श्रम की विजय।
और आगे बात करते हैं अगला पॉइंट क्या आता है। अगला पॉइंट आता है डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति है श्रम की विजय। श्रम की विजय एक जो है प्रतिकृति है, 1959 ईस्वी में कहाँ स्थापित कर दी गई, तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के मुख्य द्वार पे आ गई। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के मुख्य द्वार पे आ गई। बनाए कहाँ थे, मरीना समुद्र तट में बनाए थे। वो कहाँ पे था, चेन्नई में था। चेन्नई में बनाए, वर्तमान में कहाँ पे है, नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के मेन गेट पे आपको दिखाई दे जाएगी श्रम का विजय। और आगे बात करते हैं डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति श्रम का विजय यानी ट्रम्प ऑफ लेबर कहाँ स्थापित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के परिसर के मुक्ताकाश में आपको दिखाई दे जाएगी। 1955 ईस्वी में टोक्यो, कहाँ पे, टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया, तो 1955 में टोक्यो में यूनेस्को आर्ट सेमिनार की अध्यक्षता भी की है किसने, डीपी राय चौधरी ने। ये सब थोड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। और आगे बात करते हैं 1954 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। तब इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो दिल्ली में स्थापित हुई उसके जो संस्थापक अध्यक्ष बनाए गए वो देवी प्रसाद राय चौधरी ही बनाए गए थे, याद रखना। और आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन, तो वही नाम देवी प्रसाद राय चौधरी आएंगे। डीपी राय चौधरी की कृति को किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो डीपी राय चौधरी पर जो रचनाएं हैं उस पर प्रभाव जो होता है वो फ्रेंच मूर्तिकार हैं और प्रभाववादी मूर्तिकार हैं। अंगस्ट रोंदा उनका नाम होता है। अंगस्ट रोंदा का प्रभाव डीपी राय चौधरी की मूर्तियों पर खूब ज़्यादा दिखाई देता है। आगे बात करते हैं 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स मद्रास के पहले भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त हुए। ये खूब पूछा जाता है डीपी राय चौधरी किस कॉलेज में प्राचार्य थे, तो आपको लगाना होता है कि मद्रास कला विद्यालय में रहे। आपसे शैलेंद्रनाथ डे के बारे में पूछे किस कॉलेज में इन्होंने जो है अपना कार्य किया, तो इनका नाम आता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में। अगर आपसे पूछ ले छितिन्द्रनाथ मजूमदार किस कॉलेज में रहे, तो आप जानते हैं प्रयागराज विश्वविद्यालय में रहे यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे। तो ऐसे कभी कभी मिलान करने को आंसर्स देता है तो उसमें आपको याद होना चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा। अगला पॉइंट आता है वास्तुकला, धातु ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धतियों को किस स्थान के साथ कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया है, तो ये मद्रास में ऐसा कारनामा खूब ज्यादा हुआ है। डीपी राय चौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण दिया, पद्म भूषण जो है 1958 में डीपी राय चौधरी को मिलता है। दिल्ली में दांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई है, ये खूब पूछा जाता है। दांडी मार्च की प्रतिमा की बात हो रही है, दांडी मार्च की प्रतिमा किसने बनाई, तो डीपी राय चौधरी आएंगे, डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी की चित्रण के विषय जो है निम्नलिखित में से अधिकांशतः क्या होते थे, तो ज़्यादातर महिलाओं को दर्शाने का काम डीपी राय चौधरी ने अपने चित्रण में किया है। आगे बात करें, कहा जाता है 76 वर्ष की उम्र में डीपी राय चौधरी का निधन कब होता है, तो 15 अक्टूबर 1975 को 76 ईयर की उम्र में डीपी राय चौधरी अपनी अंतिम सांस लेते हैं। जन्म 15 जून 1899 को बांग्लादेश में होता है, मृत्यु 15 अक्टूबर 1975 को होती है। थोड़ा सा एक परिचय अब्दुल रहमान चौधरी के बारे में देख लो। 1897 में जन्म और 1975 में मृत्यु होती है। अब्दुल रहमान चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 21 सितंबर 1897 को पाकिस्तान के लाहौर में जो है चौधरी साहब का जन्म होता है। अब्दुल रहमान चौधरी के जो है आरंभिक कला शिक्षक थे, तो आरंभिक कला शिक्षक की अगर बात करते हैं तो ये उस्ताद मीर बकस लगते हैं, लेकिन जब पूछा जाए कि इनके कला शिक्षक कौन हैं, तब आउनी बाबू बहुत सारी किताबों में आपको दिखाई दे जाएंगे। इनकी एक रचना है, बहुत अच्छी रचना है, राधिका, जिसके लिए फेमस होते हैं। देखिए ये राधिका रचना किसकी है, अब्दुल रहमान चौधरी की बहुत अच्छी रचना है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।